कुल शर्मा। मीडिया प्राइम में हम बात करेंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में खासतौर से जो नक्सली हैं उनका सफाया लगातार हो रहा है, और इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे आखिर किस तरीके से जब दिल्ली चुनाव की बात हम करते हैं तो उस पर भी अब कहीं ना कहीं सियासत तेज होती नजर आ रही है। क्या कुछ खास चल रहा है, और बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी, किस तरीके से कई फैसले बदले गए हैं। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम खास खबरें अगले 1 घंटे के दौरान आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार। गरियाबंद में 1 करोड़ रुपए के इनामी जयराम उर्फ चलपति समेत मुठभेड़ में 19 नक्सली ढेर, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने झोंक की ताकत, भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र का दूसरा भाग, युवाओं पर फोकस। कहा सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक देंगे मुफ्त शिक्षा। तेज हुई संभल हिंसा की जांच, मामले की पड़ताल के लिए फिर संभल पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। 3 सदस्यीय आयोग ने किया हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा, घटना से संबंधित लोगों के बयान भी किए जा रहे हैं दर्ज। आरजीकर अस्पताल मामले में हाईकोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार, अभियुक्त संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग। निचली अदालत ने संजय रॉय को दी है उम्र कैद की सजा। और राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिए धुआंधार फैसले, डब्ल्यूएचओ और पेरिस जलवायु समझौते से हटा अमेरिका। बाइडेन प्रशासन के 78 फैसले किए रद्द। और आइए मीडिया प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं नक्सलवाद पर किस तरीके से लगातार प्रहार किया जा रहा है। जो यहाँ छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन जारी है। अब पुलिस जवानों ने गरियाबंद जिले के जंगल में नक्सलवाद पर एक बड़ा प्रहार किया है। मुठभेड़ में जवानों ने 19 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मृत नक्सलियों में माओवादियों के सीनियर कैडर शामिल हो सकते हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा एक SLR सहित बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और IED बरामद किए गए हैं। रविवार रात से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। कुल्हारी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेर रखा है। दरअसल 19 जनवरी की रात से ही ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कुल्हारी घाट रिजर्व फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस और CRPF कर्मियों द्वारा ओडिशा के नुआपाड़ा जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक संयुक्त अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया गया था। तो किस तरीके से लगातार नक्सलवाद पर जो नकेल है वो कसती हुई नजर आ रही है। जवानों ने 19 नक्सलियों को मार गिराया है, और इसमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली भी ढेर हो चुका है। A joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered. और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता को लेकर सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश और राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में जो सफलता सुरक्षा बलों ने हासिल किया है, निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं।
तो यहाँ पे लगातार अगर देखा जाए कहीं ना कहीं नक्सलवाद पर एक कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों भी हमने देखा था, पूरी तरीके से सक्रियता नजर आती है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, इसको नक्सलवाद मुक्त बनाने के लिए तमाम जो ऑपरेशंस है वो जारी है। और फिलहाल जो ताज़ा मामला है, इसमें हमने देखा कि इसमें करीब 19 जो नक्सली हैं वो मुठभेड़ के दौरान मार गिराए गए, और जिसमें एक जो नक्सली था उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी था। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही कि किस तरीके से और कितनी जल्दी जो नक्सलवाद है, नक्सली हैं, उन पर नकेल कसी जा सके। और खासतौर से इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, कितनी बड़ी सफलता ये, क्योंकि ना सिर्फ जो 19 नक्सली हैं वो ढेरों हैं, बल्कि उनमें 1 करोड़ का एक इनामी नक्सली भी था। और किस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो नकेल है वो अब कसती हुई नजर आ रही है नक्सलवाद पर। जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से सफाया कर दिया जाएगा। जिस तरह से 2024 में जिस तरह से लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है, 200 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं बस्तर इलाके में। और बस्तर का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, इस इलाके में लगातार सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सली इलाकों के कोर नक्सल प्रभावित इलाकों में घुस कर लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर करते हैं। अबुझ माड़ का जो इलाका है, कोर नक्सल प्रभावित इलाका है, इस इलाके में जो मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनामी जो सुरक्षा बल के जवानों ने इनाम घोषित किया है, उस इलाके में भी कुछ दिन पहले सुरक्षा बल के जवान लगातार उस इलाके में एनकाउंटर भी किए थे। और जिस तरह से जो तेलंगाना का बॉर्डर है, उस इलाके में कुछ दिन पहले 12 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया था। और आज जिस तरह से ये जो 36 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, और जो छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद इलाका है, उड़ीसा का बॉर्डर है, उस इलाके में सुरक्षा बलों के जवान और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में अब तक 19 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। बिल्कुल सोमेश, बताना चाहूंगा, इस ऑपरेशन में जो उड़ीसा पुलिस है और जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जो टीआरजी, सीआरपीएफ जो बटालियन फोर्स है, उस इलाके में लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाका जो गरिया क्षेत्र का इलाका है, उस इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उनको सूचना मिली थी कि 60 से ज्यादा नक्सली इस इलाके में आकर छुपे हुए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस और उड़ीसा पुलिस के माध्यम से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। और ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान आज जिस तरह से जो नक्सलियों को मार गिराने में जो सुरक्षा बलों के जवानों को सफलता मिली है, इस मुठभेड़ में 19 जो नक्सली मारे गए हैं। और अब तक दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है, नक्सलियों की तरफ से भी गोलाबारी जारी है। और जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान है, उनसे लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और लगातार उस इलाके में सर्चिंग भी जारी है। सुरक्षा बल के जवान एनकाउंटर भी कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने जो उड़ीसा के डीजीपी है उनसे फोन पे बातचीत की है, तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि बड़ा ऑपरेशन है और इसमें और नक्सली मारे जा सकते हैं। फिलहाल उस इलाके में लगातार जो सर्चिंग अभियान है जारी है। जी बिल्कुल सोमेश, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि जो नक्सलियों की तरफ से भी लगातार फायरिंग हो रही है, और ये इस बात का भी प्रमाण कि भारी संख्या में जो हथियार हैं, बारूद है, वो उनके पास हैं। क्योंकि अभी भी जब हमने देखा, जब 19 नक्सली जो ढेर किए गए हैं, उनके पास से भी बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं, बारूद है, वो बरामद किए गए हैं। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार जो फायरिंग है वो नक्सली द्वारा भी की जा रही है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा जखीरा जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ। जी, जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, उड़ीसा पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन करा रही है, नक्सलियों से लगातार लोहा ले रही है। और जिस तरह से जो हमारे पास जानकारी मिली है, इस एनकाउंटर में 19 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं और फायरिंग भी दोनों तरफ से जारी है। और जो नक्सलियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद, AK-47 समेत आधुनिक हथियार भी मिले हैं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जो तेलंगाना का जो इलाका है छत्तीसगढ़ से, उस इलाके में भी जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों के पास से भारी मात्रा में नक्सल सामान मिले थे, जो जिस तरह से उनके पास मिले थे, और गोला बारूद भी मिले थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सुरंग मिला था कि नक्सली किस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं, सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाते हैं। तो जो सुरक्षा बल के जवान हैं, नक्सलियों के गढ़ में घुसकर लगातार इनकाउंटर उस इलाके में जाकर उन्होंने किया था। और जो माफ करिएगा, जो नक्सली का जो कोर इलाका है, अबुझमाड़ इलाका, उस इलाके में भी मुंहतोड़ सुरक्षा बल के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। और जो उन्होंने एक सुरंग मिला था, उस सुरंग को भी नास्ताबूद किया था। और जिस तरह से जनवरी 2025 में जो एक नक्सली मारा गया है, जिस पर करीब 1 करोड़ रुपए का जो इनाम भी घोषित था, उसकी किन किन मामलों में संलिप्तता थी?
जो हमारे पास जानकारी आई, ये मोस्ट वांटेड नक्सली था। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। महाराष्ट्र में भी इसने नक्सली घटनाएं की थी, छत्तीसगढ़ में भी नक्सली घटनाएं की थी, और आज जिस तरह से जो मोस्ट वांटेड नक्सली है इसको मार गिराया है, उड़ीसा पुलिस ने इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। और जिस तरह से जो 19 नक्सली मारे गए हैं उनके 100 भी बरामद हो चुके हैं और 36 घंटे से अधिक समय हो चुका है। उस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है क्योंकि वो फॉरेस्ट का इलाका है। उस इलाके में जो नक्सलियों का जुगाड़ है, उस इलाके में लगातार जो सुरक्षा बल के जवान है कोर इलाके में घुस रहे हैं। माने कोर इलाके में जो जंगल का इलाका है, नक्सली छुप कर फायरिंग कर रहे हैं जो सुरक्षा बल के जवान है। लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल के जवान है, 1000 से ज्यादा जो सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में नक्सलियों के गढ़ में घुस चुके हैं और लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं। अब तक जो हमें सूचना मिली है 19 नक्सली मारे जा चुके हैं। और जनवरी 2025 में जिस तरह से 2025 में जो सुरक्षा बल के जवानों को 25 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है और कई नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, उसी तरह से मैं वर्ष 2024 की बात करूं तो वर्ष 2024 में भी 200 से ज्यादा नक्सलियों का सुरक्षा बलों के जवानों ने इनकाउंटर किया है, 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी दी है और 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पे कहा है कि 2026 तक से नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति चला रही है और साफ तौर पे सरकार भी कह रही है कि सरकार की जो मूलभूत सुविधा है उसका लाभ लें, केंद्र सरकार की योजना का लाभ लें, आप हथियार छोड़े और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से जुड़े। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ साफ तौर पे कहने कि अगर आप गोली चलाएंगे तो हम भी गोली चलाने को मजबूर हमें ना करें। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। जी बिल्कुल, लगातार सफलता और कोशिश यही कि जिस तरीके से पूरा माहौल बिगड़ा हुआ था वो जो माहौल है उसमें फिर से शांति व्यवस्था कायम हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से नक्सलवाद पर नकेल कसी जा रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं लगातार तेज होती चली जा रही हैं और इस बीच अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा ने अपना संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र के पहले पार्ट में महिलाओं पर फोकस किया गया था, जबकि दूसरे भाग में युवाओं को केंद्र में रखा गया है। अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर युवाओं को लेकर विशेष कार्य किए जाएंगे। प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते हैं तो झीलें यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस मौके पर भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्तमान दिल्ली की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र की जनहित योजनाएं लागू न करके दिल्ली की जनता के साथ छल किया है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है, लेकिन आपदा ने जल जीवन मिशन दिल्ली में लागू नहीं किया। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं किया, आतिश जी से पूछिए क्यों नहीं किया। यहां नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहां पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहां लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आपदा ने लागू नहीं किया, आतिश जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। और इसके साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने को लेकर भी आप पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी का गठन किया जाएगा। कैग रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 28,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं आपने चर्चा करवाई? मोहल्ला क्लिनिक के आपके 65,000 फर्जी लैब टेस्ट हुए,
आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई? कोविड महामारी के दौरान आपने शीश महल घोटाला किया, अपने घर का निर्माण किया। इन घोटालों पर चर्चा क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर भाजपा की ओर से संकल्प पत्र का जो पार्ट 2 है वो जारी किया गया है और कहीं ना कहीं इसमें किस तरीके से जो युवाओं पर फोकस किया गया है। पहले पार्ट में हमने देखा था महिलाओं को लेकर घोषणाएं थी और अब जो संकल्प पत्र में युवाओं पर जिस तरीके से फोकस किया गया, किस तरीके से इससे दिल्ली चुनाव में जो सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जान लेते हैं। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। धीरज, जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से इस बार बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसका पार्ट 2 में जो युवाओं पर फोकस किया गया है, जो अलग अलग बातें इसमें रखी गई हैं और खासतौर से हमने देखा अनुराग सिंह ठाकुर ने जो निशाना साधा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, फिर आयुष्मान भारत की बात की जाए, जल जीवन मिशन की उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि वो तक भी यहां पर दिल्ली में लागू नहीं की गई। क्या ये सिर्फ राजनीति के चलते हुआ ऐसा? देखिए, जो आज का जो दिल्ली का जो मैनिफेस्टो पार्ट 2 है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं जी। एक हिस्सों में आज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। आपने केंद्र की योजनाओं को लागू क्यों नहीं किया? उन्होंने साफ तौर पे पूछा कि आपने जो केंद्र सरकार की जो नल के जरिए जल से पानी पहुंचाने की योजनाएं थी, वो योजनाओं को आपने घर घर क्यों नहीं जाने दिया? और इसका जो दुष्परिणाम ये रहा कि दिल्ली के लोगों को जो आपने पानी पहुंचाने का जो वायदा किया था, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के घरों को जो शुद्ध पानी पेयजल की जगह गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी चीज कि आपने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी। आयुष्मान योजना नहीं लागू होने देने की वजह से जो 60 साल से जो 70 साल के जो हमारे बुजुर्ग थे उनका इलाज नहीं हो पाया, जबकि पूरे देश में ये योजनाएं लागू है। तो एक तरीके से पूर्व की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार को केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं लाने के लिए उन्होंने कोसा और साफ तौर पर यह बताया कि आपने अपने जिद की वजह से, चाहे नरेला में जो आवास योजना के जरिए जो फ्लैट्स बने हुए हैं, वो फ्लैट्स भी आपने गरीब लोगों को नहीं बांटे। ये आपकी जिद थी कि केंद्र की योजनाओं को हम धरातल पर नहीं आने देंगे और इसका नतीजा, इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। दूसरी बात उन्होंने जो यहाँ के छात्रों के लिए करी, यहाँ के युवाओं के लिए कही, और उन्होंने साफ तौर पे आपने देखा कि यहाँ के छात्रों के लिए उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो छात्र जो कि रियल में लाभार्थी है, उनको केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई, उसके मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था जो राज्य सरकार करेगी, उसका आज उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ वादा किया है जी। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख वायदे हैं, उस वायदों में जो SC ST के जो बच्चे हैं, जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उन्होंने आंकड़ों के जरिए दर्शाया है कि केंद्र की सरकार ने साल 2023 में 34.5 लाख बच्चों को जो स्कॉलरशिप का लाभ दिया है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने बीते 11 सालों में मात्र 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है। तो एक करारा हमला आम आदमी पार्टी के पर जो बीजेपी ने किया है कि आपने स्कॉलरशिप योजना को भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। तो हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। जो पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए उन्होंने 1000 रुपये की, जरूरतमंद बच्चों के लिए 1000 रुपये के स्टाइपेंड देने की घोषणा की है। ये उसके प्रमुख बिंदु रहे। और जो सबसे अहम बात, जो PM स्वनिधि की योजना की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि PM स्वनिधि योजना के जरिए हमने दिल्ली के 1,90,000 जो लोग थे, जो रेहड़ी पटरी पे जो लोग काम करते हैं, 1,90,000 लोगों को हमने 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो मुफ्त में लोन हमने दिलवाया है। और इस स्कीम को हम दोगुना करने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली के लगभग 4 लाख जो रेहड़ी पट्टी पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो सब्जी बेचते हैं या छोटे छोटे जो धंधे करते हैं, उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो उनको हम उनकी संख्या PM स्वनिधि स्कीम का जो एक कह सकते हैं कि हम 4 लाख लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। बिल्कुल तो एक तरीके से दिल्ली का विकास। और साफ तौर पे आज अनुराग ठाकुर ने अपने प्रेस वार्ता का जब उन्होंने शुरुआत की तो उस प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम विकसित दिल्ली का संकल्प लेकर आज
जो हमारा पार्ट 2 है, जो हमारा मैनिफेस्टो पार्ट 2 है, उसका हमारा लक्ष्य है। जी धीरज, लेकिन जिस तरीके से हर एक दिन के साथ कहीं ना कहीं जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ती जा रही है, और ये जो संकल्प पत्र पार्ट 2 अब जारी हुआ है बीजेपी के द्वारा, इसके जरिए भी कहीं ना कहीं जो चुनावी पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चुनावी पारा जरूर बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद हम अरविंद केजरीवाल को भी सुनेंगे कि वो ये जो मैनिफेस्टो पार्ट 2 पर उनका क्या प्रतिक्रिया आती है, या कोई जो बड़ी घोषणाएं वो लेकर आते हैं। क्योंकि जैसे ही जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी ने घोषणाएं की है, तो जरूर आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की जनता के सामने कुछ वायदे लेकर आएंगे, चाहे वो वायदा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मुकुल, ये जानने वाली बात है, जो कि आज जो अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि देखिए, हमने जो वायदा किया, जो भारतीय जनता पार्टी का जो वायदा है, पीएम का जो वायदा है, हम जो वायदा जनता के साथ करते हैं उस वायदे को हम निभाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो वायदे किए बीते 10 सालों में, बीते 11 सालों में, चाहे यमुना सफाई का वायदा हो, मोहल्ला क्लिनिक का वायदा हो, या हम कह सकते हैं कि जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता को जो मुफ्त शिक्षा देने का उन्होंने घोषणा की थी कि हम इसको बेहतर स्कूल बनाएंगे, बेहतर मॉडल स्कूल बनाएंगे, और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आपने बेहतर स्कूल और बेहतर शिक्षा की बात कही थी, और 1 लाख से अधिक जो बच्चे हैं वो 9th क्लास में कैसे फेल हो गए, तो उस पर उन्होंने घेरने की कोशिश की। और इसके अलावा उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के जरिए उन्होंने सवाल पूछा कि सीएजी रिपोर्ट में जो सवाल पूछे गए हैं, जो सवाल आए हैं, उसका उत्तर आपने नहीं दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीएजी रिपोर्ट को आपने जो विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। एक वो जो रिपोर्ट होती है वो जनता की रिपोर्ट होती है। जनता जानना चाहती है कि बीते 10 साल या 11 सालों में हमारी जो सरकार है वो सरकार काम क्या कर रही है, क्या उन्होंने बजट रखा था, उसका कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना लक्ष्य पूरा हुआ है। आपने सीएजी की रिपोर्ट को भी लागू नहीं होने दिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली में जलापूर्ति, दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर उन्होंने 28,000 करोड़ रुपये का जो घोटाले का जो आरोप है उन्होंने लगाया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी सरकार बनती है तो एसआईटी बैठाकर हम इसकी जांच कराएंगे, चाहे शिक्षा घोटाला हो, क्योंकि उन्होंने शिक्षा घोटाला के बाद में भी उन्होंने कहा है कि आपने पाठशाला के नाम पर जो पाठशालाओं के निर्माण के नाम पर, स्कूलों के निर्माण के नाम पर आपने घोटाले किए हैं, तो उन घोटालों की भी जांच होगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो पार्ट 2 में बीजेपी ने यहाँ की जनता के लिए घोषणाएं भी की है। दूसरी तरफ जो सरकार के जो 11 साल के जो कार्यकाल है, उन 11 साल के कार्यकाल से के बारे में कई सवाल भी पूछे हैं। जी बिल्कुल। तो अलग अलग मुद्दों पर ना सिर्फ निशाना साधते हुए नजर आए अनुराग सिंह ठाकुर, बल्कि आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भी यहाँ नजर आए, क्योंकि जो कहा गया वो नहीं किया गया। फिलहाल धीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो राजधानी दिल्ली की जब बात की जा रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में ना सिर्फ जो प्रचार है वो तो जारी ही है, साथ ही पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने अपने यहाँ पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के घाटे और यमुना की सफाई पर आम आदमी पार्टी से 2 सवाल पूछे हैं। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि साल 2013 और 14 में दिल्ली जल बोर्ड का 8,700 करोड़ रुपए का घाटा था, जो साल 2022 तक 73,000 करोड़ रुपए कैसे हो गया। संदीप दीक्षित ने पूछा कि दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में लाने वाला जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा संदीप दीक्षित ने यमुना की सफाई के मुद्दे पर भी आप सरकार और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। संदीप दीक्षित ने पूछा कि साल 2013 और 14 में गंदे पानी की सफाई की क्षमता 613 MGD थी। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने इसे बर्बाद कर दिया। 2022-23 में क्षमता केवल 20 MGD का इसमें बढ़ावा हुआ है। संदीप दीक्षित ने पूछा है कि दिल्ली को जहरीला और गंदा पानी पिलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। तो अपने सवालों के जरिए कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए संदीप दीक्षित भी। और फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा।
पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मीडिया प्राइम में। अब आइए बात करते हैं संभल की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई 24 नवंबर को हिंसा के मामले में न्यायिक जांच कमेटी आज फिर से संभल में है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने आज संभल पहुंचकर सबसे पहले हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। न्यायिक जांच आयोग के समक्ष आज घटना से संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। घटना से संबंधित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को देनी है तो वे दे सकते हैं। जांच टीम घटना से संबंधित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोगों से लिखित में बयान लेगी। जांच समिति इससे पहले बीती 1 दिसंबर को भी संभल गई थी। उस दौरान समिति ने हिंसा प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया था। दरअसल बीते साल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खूब बवाल देखने को मिला था और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पथराव, फायरिंग और आगजनी में कई गाड़ियां फूंक दी गई थीं, जिसके बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा हैं। अन्य 2 सदस्य पूर्व आईपीएस ए.के. जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद हैं, जो कि आज एक बार फिर संभल में हैं और लगातार वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बयान जो हैं वो भी दर्ज किए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास से जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं संभल हिंसा में हमने देखा, पहले बात की जा रही थी कि क्या किस वजह से इस तरह की हिंसा देखने को मिली, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जैसे जैसे कड़ियाँ जुड़ती गई, तो कोशिश अब यही की जा रही है कि और भी जो जानकारी है उसको खंगाला जा सके। और क्या उसी के लिए आज एक बार फिर से जो कमेटी है वो पहुंची है वहां पर? देखिए, आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि अपने बयान दर्ज करने के लिए लोगों को लखनऊ आना पड़ता था, तो उनको वहां आना पड़े, इसलिए आयोग की टीम वहां पहुंची हुई है और शाम को 5 बजे तक वहीं रहेगी। उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जिसको भी जो भी बयान देना है वो उनको आकर बयान दे सकता है। और अगर अकेले में बयान देना है तो 4 से 5 बजे का समय उन्होंने विशेष रखा है, जो गुप्त वार्ता के दौरान अगर कोई अपनी बात कहना चाहे तो वो कर सकता है। इससे पहले जांच आयोग की टीम जब वहां पहुंची तो शाही जामा मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके का उसने दौरा किया और उसके बाद शाही जामा मस्जिद के अंदर भी गई और वहां के सदर से भी उनकी वार्ता हुई, वहां के चीजों को उन्होंने जाना समझा। हम बता दें कि इस मामले में जो हिंसा का मामला हुआ था 24 नवंबर को, उस मामले में अब तक 70 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और तकरीबन अभी 2 दिन पूर्व मुल्ला अफरोज नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है, जो लोग की मौत हुई थी उनमें से 2 लोगों की मौत का वह जिम्मेदार था। उसकी गोलियों से उनकी मौत हुई थी, ये कहा जा रहा था, बिलाल और अयान। दूसरी तरफ पुलिस की भी जांच चल रही है, तकरीबन 70 लोगों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य लोगों के लिए एनबीडब्ल्यू लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से न्यायिक जांच आयोग पहुंचा है और इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जो भी बात कहना चाह रहा है इस मामले से जुड़ी हुई, आयोग उसको रिक्वेस्ट की है कि आके आए और बताएं, हमको पूरी बात बताएं, क्योंकि एक एक बिंदुवार हम जांच कर रहे हैं और जांच में जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा उसी के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और उसके आधार पर शासन अपनी कार्रवाई तय करता है किस तरीके से क्या कुछ निर्णय लिए जाना है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की भी जांच चल रही है, उसकी तरफ से धरपकड़ भी की जा रही है। इस मामले पर तमाम सारे अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको धरा पकड़ा गया है। इन 70 लोगों से तमाम चीजें निकल कर आई है और खासतौर से जो मुल्ला अफरोज पकड़ा गया है उससे काफी चीजें निकल कर सामने आ रही है। माना यह जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकती है कि उसको किसी ने आदेश दिया था। उसका सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो साबिर साठा गैंग का ये सदस्य है, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से पूर्व नियोजित ये साजिश हो सकती है कि वहां आप पहले से पहुंचिए, उसको हथियार उपलब्ध कराए गए, फिर उसके द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ऐसी कुछ जानकारियां निकल के आ रही है। जो भी बयान होगा पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट में उसको दर्ज करेगी, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी घटना की साजिश जो है थी, ये इसको अंजाम देने की जो साजिश की गई थी उस पर भी धीरे धीरे पुलिस जब जांच कर रही है तो परतें खुलती जा रही हैं निश्चित रूप से। दूसरी तरफ आयोग भी अपनी जांच कर रहा है। जी बिल्कुल विकास, और क्योंकि ये परतें खुलनी जो है बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था हिंसा भड़कती हुई नजर आई थी, उपद्रव किया गया था और कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ शायद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो ये ज़रूरी कि वो सच जो है वो सामने आ पाए। 70 गिरफ्तारियां ज़रूर की गई हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आज एक बार फिर जो आयोग है वहाँ पहुँचा हुआ आयोग के सदस्य, तो और भी महत्वपूर्ण जानकारी निकलेगी और उसके बाद भी क्या माना जाए, क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां संभव हैं?
देखिए, पुलिस आगे की गिरफ्तारियों की अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि तकरीबन 91 लोगों के खिलाफ इसमें नामजद एफआईआर हो चुकी थी, तो उसी के अनुसार पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जब ये आयोग पहुंचा है, तो आयोग की तरफ से जो भी बयान जिसको दर्ज कराने हो, चाहे वो परिवार हो जिनके यहाँ से जो लोग मृत थे उनके परिजन कर सकते हैं, या आसपास जो लोग हैं वहां के रहने वाले हैं, इस मामले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बात करना चाहता है, चाहे वो सीधे कहना चाहते हो या अप्रत्यक्ष रूप में दर्ज कराना चाहता है, तो वो जांच आयोग के पास जा सकता है, अपनी बात कह सकता है। आयोग के द्वारा ये आज कहा भी गया है कि जज ने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा भी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले। तो निश्चित रूप से आयोग भी ये चाहता है कि इस मामले पर किसी के दिल में कोई शंका न रहे, पूरे मामले सबके सामने आए और जो भी बिंदुवार जिसके मन में जो सवाल है वो बताएं, उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ाई जाएगी और उसी के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं दूसरी कड़ी में पुलिस है जो पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, उनकी तरफ से उनको लगातार सफलताएं मिलती जा रही हैं। जो बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात थी, मुल्ला अफरोज के पास से एक 32 बोर का रिवॉल्वर और ढेर सारी कारतूसें बरामद की गई हैं। ये भी चीज दर्शाती है कि किस तरीके से उस घटना को अंजाम देने के लिए जो साजिश रची जा रही थी, वो साजिश कहीं बाहर से रची जा रही थी, क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो वहां आसपास नहीं रहते हैं, कहीं दूर दराज रहते हैं। तो वो लोग अचानक से वहां पर सुबह कैसे पहुंच जाते हैं 10 से 11 के बीच में, ये बड़ी बात रहती है। उनको पहले से ही बताया जाता है कि आपको वहां पहुंचना है, तुरंत रूप से वहां पर ये घटना को अंजाम देना है, इस तरीके से करना है। क्योंकि ये बताया जा रहा था कि अफरोज ने ये बताया है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए कहा गया था, हथियार उपलब्ध कराए गए थे और यह बात कही गई थी कि कुछ ऐसा कर देना है कि वहां पर मौजूद आम लोग और पुलिस के लोग दोनों जो है कहीं ना कहीं इस हिंसा से प्रभावित हो, कुछ इस तरीके से घटना को अंजाम देना है। तो बाकी चीजें तो पुलिस की रिपोर्ट में ही खुलकर सामने आएंगी, लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, पुलिस के लिए ये वो बड़ी सफलता है। उसके बयान के आधार पर अब पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई और तेजी से कर सकेगी। जी बिल्कुल, तो लगातार इस जांच में जो है और तेजी होती हुई नजर आ रही है। इसके तार और कहां-कहां जुड़े हैं वो लगातार खंगाले जा रहे हैं, जिससे उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बीडे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में अभियुक्त संजय रॉय को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ कलकत्ता में अपील की है। राज्य सरकार ने संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग की है। आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में आरोपी संजय रॉय को अदालत ने कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो इस पूरे मामले में अगर बात की जाए, कल ये अहम फैसला आया था। सरकार, अगर बात की जाए कोर्ट की तरफ से, उम्रकैद की सजा उसमें इस मुख्य आरोपी को सुनाई गई, लेकिन अब पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो हाईकोर्ट पहुंची है और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जिसको उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, इसके लिए फांसी देने की जो याचिका है वो दायर की गई है। तो आखिरकार काफ़ी लंबे समय के बाद अगर देखा जाए तो किस तरीके से तेज़ी जो है वो कहीं ना कहीं न्याय मिलती हुई नजर आई। लगातार हमने देखा था पिछले दिनों इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है उसका दौर चला था, लेकिन अब ज़रूर जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो जागी हुई नजर आ रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रंप के बड़े फैसलों की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अब शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने जो बाइडेन के कई फैसलों को पलट दिया है। उन्होंने करीब 80 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रेस के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने विदेश नीति पर कहा कि मेरी प्राथमिकता अमेरिका को सुरक्षित रखना है। Foreign policy is a big statement. I mean, my priority on foreign policy, it's going to be to keep America safe. Very simple. आपको बता दें, ट्रंप ने सत्ता में आते ही 6 जनवरी की हिंसा में दोषी ठहराए गए अपने समर्थकों को माफी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि वे 1500 से अधिक उन समर्थकों को माफी दे रहे हैं जिन्हें 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल हमले के आरोप में दोषी ठहराया गया था। They said, don't talk about the J6 hostages that you're going to be releasing today. We're going to go to the Oval Office. We're going to decide we're going to release our great hostages. साथ ही यूक्रेन रूस संघर्ष पर उन्होंने बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस पर संघर्ष को रोकने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध कभी शुरू नहीं होता। Well, we're going to try and get it done as quickly as possible. Do you want to push Israel and Saudi It should have Arabia? never started. You know, the war with Ukraine and Russia should have never started. It would have never started if I were president. और इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से हटने के लिए कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते को अनुचित और एक तरफा बताया। I'm immediately withdrawing from the unfair, one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. You know, China. तो अगर देखा जाए तो कई ऐसे बड़े फैसले और इनका असर किस तरह का होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज़ JNU से। बहुत बहुत स्वागत आपका अंशु जी। आपसे पहली प्रतिक्रिया जो है वो लेना चाहूँगा, किस तरीके से आप देख रही हैं जो कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने? बिल्कुल ऐतिहासिक फैसले और बहुत जल्दी उन्होंने ये सारे अनाउंसमेंट्स भी कर दिए हैं। कल भी हमने देखा कि जब उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद जब उन्होंने बतौर अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपना जो संबोधन दिया, वो भी एक जो आमतौर पर संबोधन होते हैं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान के उनसे लंबा संबोधन था। और उस संबोधन में उन्होंने न सिर्फ अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया कि पिछले 4 सालों में किस प्रकार से उन्हें संघर्ष करना पड़ा, इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनकी जो नीतियां रहने वाली हैं वो अमेरिका की जो आंतरिक चुनौतियां इस वक्त विशेषकर आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उन पर केंद्रित रहने वाली है। और कल जो पहला फैसला अनाउंस किया था वो इलीगल माइग्रेशन से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला था कि वो कैसे सदर्न बॉर्डर्स को सील करने जा रहे हैं, यदि जरूरत पड़ी तो वे वहां अमेरिकन सेना को भी भेजेंगे। ये उन्होंने कल अपने वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। फिर पनामा को लेकर एक बड़ा वक्तव्य दिया, युद्ध विराम की बात की थी और कहा था कि वे एक शांतिप्रिय राष्ट्रपति साबित होंगे। आज हमने देखा कि उन्होंने फिर कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स किए हैं, किस तरह से कैपिटल हिल हिंसा में जो दोषी थे उनसे संबंधित फैसले को उन्होंने वापस लिया है। बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक राजनीति की दृष्टि से जुड़ा हुआ मैं फैसला देखती हूँ कि पेरिस एग्रीमेंट से फिर उन्होंने यूएस को वापस ले लिया है। और ये जब वो पिछली बार राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने किया था। और इससे निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर जो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को लेकर मुहिम चली हुई है, जिस तरह से अलग अलग देश इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको एक धक्का लगेगा। ये उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, पर उन्होंने फिर अपने पुनरावृत्ति की इस फैसले की। और बाकी के जो तमाम फैसले हैं इसके बारे में तो उन्होंने कल अपने भाषण में ही कहीं ना कहीं इंगित कर दिया था और वही फैसले लेते हुए आज वो नजर आए। जी बिल्कुल। साथ ही अंशु जी, जिस तरीके से WHO से भी पीछे हटने की का जो फैसला है उन्होंने किया, और अगर देखा जाए, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों टिकटॉक को बैन करने की जो बात कही गई थी, वहाँ पे ज़रूर एक 75 दिनों की एक जो अवधि है वो ज़रूर दी गई है। तो क्या ये सोच ये भी है कि किस तरीके से जो दूसरे देश हैं उनके साथ जो संबंध है वो कुछ बेहतर हो पाए, क्या उनको कुछ समय दे रहे हैं अभी? बिल्कुल ऐसा भी कर रहे हैं। और साथ साथ ट्रंप, देखिए हम ये ना भूलें कि वो राजनेता होने के साथ साथ एक व्यवसायी हैं। और फिर अमेरिका की जो चुनौतियां हैं आंतरिक, वो हम आर्थिक परिस्थितियों से ज्यादा जोड़कर देख सकते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा है, ये अलग अलग प्रोग्राम से मल्टीलेटरली जुड़कर अमेरिका जो सहायताएं, जो भी मदद दूसरे देशों को, दूसरे प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कराता चला आ रहा है, ट्रंप को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से जो उनके अपने नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और ये बात उनके विदेश मंत्री रूबियो ने भी, जब पिछले हफ्ते उन्होंने अपना पूरा एक रोड मैप स्पष्ट किया था कि कैसी ट्रंप की विदेश नीति होगी, उसमें स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे कई प्रोग्राम से और जहां जहां ये इंटरनेशनल एड को कहीं अमेरिका समर्थन दे रहा है, सहायता दे रहा है, वहां से पीछे हटेगा। इसकी उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा कर दिया था, ताकि जो ये पैसा है ये कम से कम वापस अमेरिका के आंतरिक जो स्थितियां हैं उनको बेहतर करने में लगाया जा सके। और जो दूसरे देश हैं उनकी कहीं ना कहीं इसमें जो है एक सहभागिता बढ़ाई जा सके। विशेषकर हाल फिलहाल जो हम यूरोप के देशों की स्थिति देख रहे हैं, वहां अमेरिका आपको एक गारंटर के रूप में नजर आता है, लेकिन ट्रंप इस बात को स्पष्ट कर चुके कि वो एक सिर्फ मित्र के रूप में इन देशों के साथ रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ और भी कई जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, और ख़ासतौर से जो करीब जो बाइडेन के करीब 80 ऐसे फैसले थे जिनको हम कह सकते हैं एक तरीके से बदला है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रथम यानी अमेरिका फर्स्ट, उसके तहत किस तरह का जो उसका असर है वो जिन देशों के अमेरिका के साथ रिश्ते हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। अमेरिका फर्स्ट के विजन और मिशन पे ही उन्होंने इस चुनाव को जीता है। और ये पहली बार इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीता है कि
पॉपुलर वोट भी उनको मिले, हाउस जीता, सीनेट जीता और बहुत एक बड़ी जीत के साथ वो इस बार राष्ट्रपति बने हैं। उनके पिछले टेन्योर की जीत और इस बार की जीत में यही फर्क है। पिछली बार इस तरह से उनको वेलकम नहीं मिला था जिस तरह से कल उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी हमने एक बहुत ही जश्न का माहौल देखा और लोगों को उनसे बड़ी आशाएं हैं क्योंकि उन्होंने अपना विजन और मिशन बहुत क्लियर करके ये चुनाव जीता है। इसका असर कहीं ना कहीं कुछ देशों पे पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप में कनाडा को लो, कनाडा को लेकर वो पहले ही टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। भारत पर भी इसका कहीं ना कहीं जब हम H1B वीजा की दृष्टि से देखते हैं तो प्रभाव पड़ता हुआ थोड़ा बहुत नजर आता है, पर उनके साथ एलन मस्क जैसे सहयोगी और जब हम फिर भारत की दृष्टि से देखते हैं तो वो एक अलग कोण है, तो वहां मुझे लगता है कि चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी। कई जगह वो अपने स्टैंड से पीछे जाते हुए भी नजर आते हैं, जैसे ये H1B वीजा को ही हम देख लें। लेकिन हाँ, टैरिफ बढ़ाएंगे, कई देशों पर बढ़ाएंगे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया जिस देश के साथ जैसे संबंध हैं अमेरिका की तरफ से उसी प्रकार की नीतियां उस देश के साथ में लागू की जाएंगी। तो निश्चित तौर पर जब अमेरिका फर्स्ट रखने की बारी आई तो अब वो इस प्रकार के जो आर्थिक फैसले हैं वो लेंगे और जल्दी जल्दी लेंगे। जैसे हो सकता है यूक्रेन को मदद करना बंद करें, नाटो को इस प्रकार का कुछ डायरेक्शन दें कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध से अब थोड़ा सा पीछे हटे। पश्चिम एशिया की तरफ भी हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि शांति बहाली के लिए वो इस तरह के कुछ कड़े फैसले लें। हम अगर एशिया की ओर नजर डालते हैं तो चीन अपने पैर पसार रहा है और लंबे समय से पसार रहा है, तो यहां पर चीन को कंटेन करने के लिए हो सकता है कि भारत के साथ आगे मिलकर सहभागिता के एक नए चैप्टर की शुरुआत करें। और इन सब का असर अमेरिका का जो अभी हाल फिलहाल आर्थिक और आंतरिक परिदृश्य है उस पर भी अवश्य पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एक आंतरिक ढांचा जो है आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए उसको और मजबूती देने का प्रयास ट्रंप के इन फैसलों में नजर आ रहा है, सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो। बिल्कुल, क्योंकि यही उनकी वरीयता है। देखिए, वो जब अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं, तो वे नागरिकों की उन चिंताओं का सीधे सीधे समाधान प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो वहां पर अभी एक आर्थिक चुनौतियां चल रही है उनसे जुड़ी हुई हैं। और इसके पीछे का वो सीधा सीधा कारण एक व्यवसायी के रूप में ये तमाम जो एक चैनलाइजेशन ऑफ मनी था उसको मानते हैं, जो अभी तक बाइडेन के कार्यकाल में हुआ। और कल अपने भाषण में उन्होंने इस तरफ इशारा भी किया। तो वो निश्चित तौर पर जब इसको रीचैनलाइज करेंगे तो इसका एक बड़ा प्रभाव निश्चित तौर पर अमेरिका के आंतरिक परिदृश्य पर पड़ेगा। और अमेरिका फर्स्ट की जो बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी बनाने के लिए वो जो ये फैसले आज से उन्होंने लेने शुरू किए हैं, जैसे इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए कल उन्होंने एक कड़ा फैसला लेते हुए कल ही घोषणा कर दी। तो निश्चित तौर पर बायलैटरली इससे देशों के साथ भी संबंधों पर असर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका की अपनी आंतरिक परिस्थितियों पर भी इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर यही देखना होगा कि जो बड़े फैसले लिए गए हैं और बहुत अगर समय देखा जाए तो बेहद जल्द भी इनको माना जा रहा है, किस तरह का असर और का प्रभाव जो है वो नजर आएगा अमेरिका और साथ ही साथ दूसरे देशों पर भी। फिलहाल अंशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब मीडिया प्राइम में कुछ और खबरें उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत मीडिया प्राइम में। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में भारतीय डाक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, जिसको लेकर नई दिल्ली में भारतीय डाक विभाग द्वारा संविधान के 75वें वर्ष को मनाया गया। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें 75 वर्षों में डाक विभाग की सेवा और उसके डाक टिकटों को दर्शाया गया। भारतीय डाक द्वारा इस यात्रा में महापुरुषों के समर्पित डाक टिकटों को भी दर्शाया गया है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दुर्गाबाई देशमुख सहित अन्य महापुरुषों के साथ ही संविधान में महत्वपूर्ण तथ्यों को स्टाम्प्स के माध्यम से दर्शाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, साथ ही कार्यक्रम में आए हुए छात्रों से चर्चा भी की। If you look at the current generation, everybody is rapidly moving with the social media. The historic concept of writing letters, which has much more human touch, has been missing. And postal cards have a lot of value to convey our emotions. So the concept of this one is that is one. And the second issue is, we forget when everything is going well, all the sacrifices that our people have done historically at the time of independence and before. So this is an exercise to remind them, the people who have fought for
equality, justice. वक्फ अधिनियम पर गठित जेपीसी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर विशिष्ट जनों की राय ले रही है। अब तक कई बैठकें भी हो चुकी हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ में बैठक हो रही है। जेपीसी सदस्य ब्रिजलाल, यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक विभाग और शिया वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर ये फील्ड विजिट का अंतिम चरण है और यहाँ पर डिस्कस होगा उनके राय क्या है इस एक्ट पर, और उसके बाद उनके बात सुनकर फिर चेयरमैन माननीय जगदम्बिका पाल जी हैं और वो फिर इस पर रिपोर्ट बनाएंगे और पार्लियामेंट को पेश किया जाएगा। एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक। और आइए अब मिड डे प्राइम में बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 8.8 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। महाकुंभ के पहले 4 दिनों में 7 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई थी। सनातन आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। सरकार के आकलन के अनुसार इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। संसार में सत्य और धर्म के लिए तप और तपस्या के बल पे अपनी प्रभुता और संप्रभुता और सुख प्रदान करने वाली माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुना है कि अमृतपान समुद्र मंथन हुए, उसमें 4 जगह अमृत गिर गया, तो उसमें हम हिंदू धर्म में वहाँ क्या कहते हैं मुक्त मोक्ष के साधन के हेतु हम गंगा में स्नान करते हैं, आयोजन मेला के करते हैं। स्नान करने के हेतु अपनी पाप मुक्त करने के लिए गंगा माँ को ध्यान करते हैं, समर्पित करते हैं अपने पाप। यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो मतलब व्यवस्था है बहुत ही सुंदर है। मैं पहली बार कुंभ नहाने आया हूँ और गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है तो संगम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ गंगा जी की आरती तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन अभी जो है स्नान करके बहुत अच्छा लगा मुझे। गंगा मैया के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आस्था के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले रहे हैं। सेक्टर 23 में लगे नए एटलांटिका विलेज में कई प्रकार के साहसिक खेलों का आनंद भक्त और पर्यटक ले रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पैरामोटर, जिप लाइन, जेट स्की, स्पीड बोट, रॉक क्लाइंबिंग और हॉट एयर बलून सवारी जैसे खेल शामिल हैं। लोग हॉट एयर बलून या पैरामोटर पर चढ़कर हवा में चक्कर लगाकर खूब आनंद ले रहे हैं। हॉट एयर बलून से महाकुंभ का एक भव्य दृश्य भी देखने को मिल रहा है। ये रोमांचक जुड़ाव आध्यात्मिकता रोमांच के साथ जोड़ता है, जिससे महाकुंभ का माहौल लाखों भक्तों और पर्यटकों के लिए और भी खास हो जाता है। जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे लंबी भी राइड थी, बहुत मज़ा आया क्योंकि पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा और उससे पहले नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पे पैरा मोटर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके फ्लाई करके। और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अनूठी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये कुंभ जो भी कुंभ घूमने आ रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि यहाँ पे जरूर आइए। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह तरह की सुविधाएं हैं। बहुत अच्छा लग रहा था मेला। एक तरह से कुंभ का जो अच्छा अनुभव है वो आपको पैरा मोटर के साथ ही लगेगा। जब आप ऊपर जाएंगे, फ्लाई करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये कुंभ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ है।
और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाकुंभ से। अश्विनी, अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार जो लोग श्रद्धालु हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और शायद 9 करोड़ से अब जो आंकड़ा है ज़्यादा दूर नहीं बचा होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि पर्यटन के लिहाज से भी जो अभी हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे दर्शकों को कि किस तरीके से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी एडवेंचरस एक्टिविटी हैं उसके ज़रिए भी लोग महाकुंभ की जो भव्यता है वो हॉट एयर बलून के ज़रिए भी देख पा रहे हैं। निश्चित तौर से मुकुल, ये सबसे बड़ा विश्व का समागम है मानव का। मैं यहाँ के दृश्य भी आपको दिखाऊंगा, अवरोध नहीं बनूंगा त्रिवेणी की इस नयनाभिराम दृश्य और दर्शकों के बीच में। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये यमुना नदी का किनारा है और आगे ही जाकर संगम क्षेत्र है, संगम नोज है जिसको कहते हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। अदृश्य सरस्वती यहाँ पर उपस्थित मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से हमारे मनीषियों की हजारों साल से ये परंपरा रही है महाकुंभ और कुंभ के आयोजन की। और उसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी कैसे ग्राम स्वराज की जो कल्पना की जाती है, ग्रामीण व्यवस्था में जब मुद्रा का भी विनिमय नहीं होता था, जब सिक्के और रुपए भी नहीं होते थे, तब लोग इन्हीं मेलों में आकर एक दूसरे से अपने खुद उत्पादों को दूसरे उत्पादों से विनिमय करके बार्टर करके पूरी के पूरे वर्ष भर की अपनी कमाई कर लेते थे। जब भी हमारी ऋतु बदलती है, जब भी हमारे फसलें आती हैं, जब भी हमारे त्यौहार आते हैं, तो इस तरीके के बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों और मेलों का आयोजन होता है जिसमें मुख्य आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ संतों से संवाद, संतों से समागम, लोगों से एक दूसरे से पीपल टू पीपल कांटेक्ट, देश के अलग अलग हिस्सों से भाषाओं से बोलने वाले लोगों की सामाजिक समरसता, एकता और साथ ही साथ एक आर्थिक पक्ष जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। जी, अनुमान किया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होगा केवल इसी एक मेले से। जितना सरकार लगा रही है उससे कई गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूर्वांचल का क्षेत्र या अवध का क्षेत्र या प्रयागराज का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी देवताओं ने अवतार लिए, लेकिन विडंबना ये रही कि क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा रहा। धार्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत ही विश्व भर में इसके महत्व रहे, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा। और आप समझ सकते हैं कि जब इतने मेले में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है, तो जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वो भी कितना आय कमा सकते हैं। संगठित क्षेत्र के लोगों को तो रोजगार मिल ही रहा है, लेकिन मेले में आकर देखिए और उसको महसूस करिए, और मेला आके ही महसूस करके ही देखा जा सकता है कि अगर कोई पानी की बोतल भी बेच रहा है, अगर कोई माला बेच रहा है, अगर कोई कंठी बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है 800 करोड़ रुपए के, तो केवल फूल के व्यवसाय होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा ये यहाँ के लोगों के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट का कारण होगा। और ये वो हमारी वही परंपरा है जो कि मेलों के जरिए ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण स्वराज, ग्राम स्वराज और साथ ही साथ आत्मनिर्भर ग्रामीण परिस्थितियों का निर्माण करती रही है। ये उसी का उदाहरण है। बिल्कुल उसी का एक बेहतरीन उदाहरण जो कि न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खेल जगत की खबरों की भी, और इसके लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव का। जी गौरव। शुक्रिया मुकुल। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे बैडमिंटन की खबर के साथ, जहां शीर्ष भारतीय शटलर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन पुरुष युगल जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी के साथ आगामी इंडोनेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। ये टूर्नामेंट आज से इंडोनेशिया के जकार्ता में शुरू हो गया है। महिला एकल में 16वें स्थान पर मौजूद पीवी सिंधु अपने पहले मुकाबले में दुनिया की 32वें नंबर की खिलाड़ी वियतनाम की गुएन थुई लिन से भिड़ेंगी। ये मुकाबला कल आयोजित होगा। वहीं पुरुष युगल स्पर्धा में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी भारत की एकमात्र चुनौती के रूप में सामने होंगे। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 2012 के बाद यानी कि 12 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ होने वाले दिल्ली के मुकाबले में वो उतरेंगे। विराट कोहली ने डीडीसीए को सूचित कर दिया है कि वो टीम के रणजी ट्रॉफी के आखिरी लीग मैच में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। हालांकि गर्दन में खिंचाव के कारण कोहली सौराष्ट्र के खिलाफ 23 जनवरी से शुरू होने वाले दिल्ली के आगामी मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं खो खो की, जहां अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के महासचिव रोहित हल्दानिया के मुताबिक खो खो का खेल जल्द ही ओलंपिक में शामिल होगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत की मेजबानी में आयोजित हुए खो खो के पहले विश्व कप की जमकर सराहना की। उनके मुताबिक इस विश्व कप ने खो खो के खेल को विश्व पटल पर एक नया आयाम दिया है।
और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कोको गॉफ को स्पेन की पाउला बारोसा ने हरा दिया है। एक रोमांचक मुकाबले में गॉफ को स्पेन की पाउला बारोसा से 5-7, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष वर्ग की बात कर लें तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ज़्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका की टॉमी पॉल को 7-6, 7-6, 2-6, 6-1 से शिकस्त दी। वहीं अब से थोड़ी देर के बाद ही नोवाक जोकोविच का मुकाबला भी क्वार्टर फाइनल में कार्लो अल्कराज से होगा। ये मुकाबला 3 बजे के आसपास शुरू होगा। बहरहाल खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए एक बार फिर से मुकुल के पास। शुक्रिया गौरव इन महत्वपूर्ण खबरों के लिए। और आइए अब मीडिया प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और CEO वॉल्कर ब्रेटे ने कहा है कि आर्थिक सुधारों के चलते उच्च निवेश के कारण भारत की GDP 7 से 8% की दर से बढ़ सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ सालों में भारत की हिस्सेदारी कुल वैश्विक वृद्धि में 20% होगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में एक इंटरव्यू में ब्रेटे ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को स्टार्टअप इकोसिस्टम से सपोर्ट मिल रहा है। भारत में 1,20,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और अब 120 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। ब्रेटे ने कहा कि भारत जल्द ही $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल व्यापार और सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है और ये अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा है। तो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी गूंज अब हर जगह सुनाई दे रही है। फिलहाल के लिए मीडिया प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार